स्टूडेंट्स, आज हम डिसोल्यूशन के चैप्टर में फर्म की बुक पर क्या इफेक्ट होता है और फर्म की बुक को हम कैसे क्लोज करते हैं इसके बारे में समझेंगे। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ क्लोजर ऑफ द बिजनेस ऑफ अकाउंट पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये हमारा टॉपिक है। अब मैंने कल ही आपको बताया था कि ये जब हम फर्म का बिजनेस क्लोज करेंगे तो हमारी सभी जो बुक्स हैं वो भी क्लोज होंगी, यानी हमारे अकाउंट्स भी क्लोज होंगे। और हमें तो मेनली क्या समझना होता है कि हमारे अकाउंट पर इस डिसोल्यूशन का क्या इफेक्ट जाएगा। तो कल ही हमने डिस्कस किया था कि सभी एसेट्स को सेल किया जाएगा, प्रोसेस क्या होगा, और सभी लाइबिलिटीज का पेमेंट होगा। अब सब लाइबिलिटीज का पेमेंट होगा तो उन लाइबिलिटीज में सबसे पहले आप किन लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। अगर हम किसी भी बिजनेस को सेल आउट करें तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये आएगा कि हम लाइबिलिटीज कौन सी पे करें, बाहर वालों की या अंदर वालों की, यानी एक्सटर्नल या इंटरनल। एक्सटर्नल ऑब्वियस सी बात है, पहले तो हम जिनसे हमने लोन ले रखे हैं, बैंकों से लोन ले रखे हैं, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखा है, या किसी पर्सनल रिलेटिव से लोन ले रखा है, तो ये सब हमारी कैसी लाइबिलिटीज है, आउटसाइड लाइबिलिटी। इन सभी आउटसाइड लाइबिलिटीज का पेमेंट करना, सबसे पहले इनका पेमेंट होना बहुत जरूरी है। इसके बाद फिर हम इंटरनल में आते हैं। इंटरनल लाइबिलिटी कौन सी होती है, जरा बताएंगे, कोई बता सकता है? व्हाट इज इंटरनल लाइबिलिटी ऑफ अ बिजनेस? मैम, जो पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स लोन दे देते हैं। पार्टनर्स लोन देते हैं। इंटरनल लाइबिलिटी मेनली जो हमने बताई वो होती कैपिटल, लेकिन कैपिटल से भी पहले पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई पार्टनर फर्म को कैपिटल से अलग लोन देता है, यानी उसकी कैपिटल का जो उसका प्रिपोर्शन है वो तो अलग है, और उसके अलावा भी उसने फर्म को लोन दे रखा है, तो वो लोन जो है वो लाइबिलिटी है फर्म की कैपिटल से पहले, यानी कैपिटल निकालने से पहले पार्टनर्स उस लोन को कवर अप करेंगे। देन अगर कुछ बचेगा तो वो अपनी कैपिटल का पार्ट निकाल लेंगे बिजनेस में से, और अगर नहीं बचा तो मान लीजिए लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए ही हमारी जो एसेट है या जो हमारे पास अमाउंट है बिजनेस में वो कम पड़ जाता है, तो फिर क्या करेंगे पार्टनर्स? फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होने की वजह से पार्टनर अपने पर्सनल एसेट से भी वो अमाउंट कवर अप करेंगे। ये कल हमने डिस्कस किया था, समझ आया? यही है अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। प्रोसेस क्या होगा? कल मैंने आपसे रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में बात की थी। यहाँ डिसोल्यूशन में हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, और ये मेनली वो अकाउंट है जो सिर्फ और सिर्फ डिसॉल्व, जब फॉर्म खत्म होती है, बंद होती है, उसी टाइम पर ये अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। इस अकाउंट में आप सभी एसेट्स के अकाउंट क्लोज करके उनके बैलेंसेस को ट्रांसफर करते हैं, और सभी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज के अकाउंट क्लोज करके उनके बैलेंसेस, यहाँ वर्ड पर ध्यान रखिएगा, मैंने बोला है सभी लाइबिलिटीज नहीं, सभी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज के अकाउंट को क्लोज करके हम उनके बैलेंसेस को ट्रांसफर करते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि पार्टनर का लोन, अगर कोई पार्टनर फर्म को कैपिटल से अलग कोई लोन प्रोवाइड करता है तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ये ध्यान रखिएगा। पार्टनर का लोन फर्म के लिए एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं है, इसीलिए लाइबिलिटीज को पार्टनरशिप में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, सेकेंड पार्टी लाइबिलिटी और फर्स्ट पार्टी लाइबिलिटी। यानी थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज है जो हमें टोटली आउटसाइडर्स को पे करना, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गए, या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन हो गया, किसी रिलेटिव का लोन हो गया, वो सब हमारी कैसी लाइबिलिटीज है? थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। सेकेंड पार्टी लाइबिलिटीज में पार्टनर्स के लोन आते हैं, यानी वो अमाउंट जो पार्टनर्स ने कैपिटल से अपार्ट फ्रॉम कैपिटल फॉर्म को दे रखा है, वो है कौन सी लाइबिलिटी? सेकेंड पार्टी लाइबिलिटी। और फर्स्ट पार्टी लाइबिलिटीज में आती है पार्टनर्स की कैपिटल।
यानी सबसे लास्ट में पेमेंट जो होगा वो किसको होगा, अगर कुछ बचेगा तो हम पार्टनर्स का पेमेंट कर देंगे और नहीं बचेगा तो उन्हें वो लॉस बियर करना पड़ेगा। और हो सकता है कि ये भी कंडीशन बने कि उन्हें उस लॉस से ऊपर और ज्यादा अमाउंट अपनी पर्सनल असेट्स को सेल करके फर्म के लिए लाना पड़े, तो ये भी कंडीशन हो सकती है। अकाउंट कैसे क्लोज होंगे, सभी एसेट्स के अकाउंट को क्लोज किया जाएगा और उनके बैलेंसेस को ट्रांसफर किया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, यानी जितना लेन देन जो भी आना जाना होगा मनी का वो सब किस अकाउंट के थ्रू होगा, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। नाम ही उसका रियलाइजेशन है, हिंदी में बोलते हैं वसूली। मीन्स जो एसेट हम, जितनी भी हमारे बिजनेस में एसेट्स हैं उनको हम सेल करेंगे और जितनी लाइबिलिटीज है उनका हम पेमेंट करेंगे। उसके बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा इस प्रोसेस में, वो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो पार्टनर्स के बीच में उनके रेशियो में डिवाइड हो। तो इस प्रोसेस में जनरल एंट्रीज को आप बहुत ध्यान से देख लें, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जनरल एंट्रीज पूछी जाती है। मैंने हमेशा आपको बोला है कि जनरल एंट्रीज के लिए कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है, वो कहीं से भी कभी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसमें आप ये ना समझे कि नहीं ये वाला ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स में रिजोल्यूशन से मोस्ट ऑफ द टाइम जनरल एंट्रीज ही आती है। इसलिए हम बोल देते हैं कि हाँ ये चैप्टर वो है जिसमें जनरल एंट्रीज सबसे ज्यादा क्या की जाती है, पूछी जाती है बोर्ड में। लेकिन जब लेजर जनरल ये तो पैरेलल चीजें हैं, आपको दोनों ही आना चाहिए किसी भी चैप्टर में। तो ये ध्यान रखिएगा कि जनरल और लेजर दोनों ही का ही हर चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट हो। चलिए सबसे पहले जनरल एंट्रीज यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे ही पार्टनरशिप फर्म क्लोज होगी, डिसॉल्व होगी, सभी एसेट्स के अकाउंट क्लोज होंगे और उन सभी एसेट्स में से, सुन लीजिए बहुत ध्यान से, उन सभी एसेट्स में से हम सिर्फ एक्सेप्ट कैश, बैंक एंड फिक्टिशियस एसेट, सिर्फ इन तीन चीजों के अकाउंट को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। कौन कौन से, कैश, बैंक और फिक्टिशियस एसेट। इन तीनों को छोड़कर बाकी सभी टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स के अकाउंट क्लोज होंगे और उन सभी अकाउंट्स के बैलेंसेस को हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। और जनरल एंट्री बनेगी, देखिए मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, जनरल एंट्री आप फॉर्मेट में प्रॉपर इनको प्रिपेयर करेंगे। क्या एंट्री बनेगी, जैसे ही एसेट्स के अकाउंट क्लोज होंगे जनरल एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट। अब यहाँ सन्ड्री एसेट वर्ड क्यों लिख रही हूँ मैं, क्योंकि देयर आर सो मेनी एसेट्स, देयर आर सो मेनी टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स इन अ बिजनेस। उन सभी एसेट्स के बैलेंसेस को हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। अब कौन कौन सी एसेट हो सकती है बताइए, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, इसके अलावा इंटेंजिबल में गुडविल। यहाँ गुडविल को, ये एक चैप्टर है जहाँ गुडविल को एसेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो अगर गुडविल का आपका पुराना बैलेंस है, आपने प्रीवियस चैप्टर्स में क्या किया है कि जो गुडविल हमें एसेट साइड दिखाई देती है उसे हम गेनिंग या ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते थे, यही होता था ना। उसे हम किस रेशियो में डिवाइड करते थे, राइट ऑफ करते थे, तो एंट्री क्या बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, यही एंट्री बनाई है ना। लेकिन यहाँ डिसोल्यूशन में गुडविल का ट्रीटमेंट किसकी तरह होगा, एसेट की तरह, यानी उसे भी हम, उसके बैलेंस को भी हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, उसके अकाउंट भी क्लोज होंगे। ठीक है, एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट being the balances of various assets transferred to realization account। इसकी नरेशन होगी। हेलो, ये डिस्टरबेंस जहाँ हो रहा है बेटा आप म्यूट करिए। हाँ देखिए, तो ये वाली एंट्री समझ आई कि सभी एसेट, कौन कौन सी एसेट्स को छोड़ा है हमने यहाँ पर, हमने सिर्फ और सिर्फ बैंक, कैश और फिक्टिशियस एसेट को छोड़ करके। अब फिक्टिशियस एसेट का कोई एग्जांपल बता सकता है,
एसेट साइड में आपको P&L का बैलेंस गिवन होता है, जो कि लॉस होता है, उसे हम यहाँ ट्रांसफर नहीं करेंगे। आपको एसेट साइड में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस गिवन होता है, वो भी हम यहाँ ट्रांसफर नहीं करेंगे। ये सभी आपको यहाँ ट्रांसफर नहीं करना, सिर्फ टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स को आप उनके सभी अकाउंट को क्लोज करेंगे और यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। अब यहाँ आप इंडिविजुअल एसेट के नाम से भी एंट्री कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए फर्म के पास फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, इसके अलावा डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, तो आप इस एंट्री को कैसे लिखेंगे, कैसे यहाँ पर शो करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट। इस तरीके से आप उनके इंडिविजुअल नेम से यहाँ पर एक कंबाइंड एंट्री बना और उस अमाउंट को यहाँ शो कर दें। नरेशन क्या बताई मैंने इसमें? नरेशन बीइंग ऑल द एसेट्स अकाउंट क्लोज एंड द बैलेंस ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर सभी को? बीइंग all assets account closed and the balance transferred to realization। अब इसको कितना भी आप चाहें तो उसके अकॉर्डिंग छोटा और बड़ा कर सकते हैं। जितना डिटेल में हम नरेशन दे सकते हैं उसकी तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही, नरेशन में तो हमें कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। जितना आप डिटेल में लिख सकते हैं या जितना शॉर्ट में लिख सकते हैं, मेन तो होता है शॉर्टेस्ट किया जाता है उसको। ठीक है, अब ये एंट्री तो क्या ट्रांसफरेशन की है? किस चीज के ट्रांसफरेशन की है? एसेट्स के ट्रांसफरेशन की। अगर लाइबिलिटीज का ट्रांसफरेशन करना हो तो क्या एंट्री बनाएंगे? इफ वी आर ट्रांसफरिंग द लाइबिलिटीज then what will be the general entry? क्या आप बता सकते हैं कोई से लॉजिक के बेस पर? लॉजिक के बेस पर बता सकते हो? एसेट को जब हमने ट्रांसफर किया रियलाइजेशन अकाउंट में तो हमने एंट्री बनाई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। अब हम लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या एंट्री बनेगी? लाइबिलिटीज को जब हम ट्रांसफर करेंगे तो हाँ, Yes, ma'am. To realization account. रिवर्स एंट्री करेंगे। सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि सभी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर नहीं करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल लाइबिलिटी, थर्ड पार्टी जो बाहर वालों का है, ना तो पार्टनर के लोन को इस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और ना ही पार्टनर की कैपिटल को। ये ध्यान रखिए, किस चीज को ट्रांसफर नहीं करेंगे? ना तो हम पार्टनर की कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को इस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और ना ही पार्टनर के इंटरनल लोन्स को, यानी अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उस अकाउंट को क्लोज उसे भी हम यहाँ पर ट्रांसफर नहीं। यार काट क्यों दिया? बेटा म्यूट करिए, म्यूट योर माइक, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, इसके बाद ये समझ आया आपको कौन सी ट्रांसफर करनी है हमें? ओनली एक्सटर्नल थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, जिनका जो अमाउंट हमने बाहर से किसी से लोन में ले रखा है। एग्जांपल उसके क्या क्या हो सकते हैं? उसके एग्जांपल हो सकते हैं क्रेडिटर्स, डेटर्स, बिल्स पेबल, एनी अदर लोन फ्रॉम द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और द लाइबिलिटीज टेकन फ्रॉम द अदर पर्सनल रिलेटिव्स और एनी अदर पर्सन। किसी से भी अगर आप बोरो कर रहे हैं और वो बिजनेस में आपको पे ऑफ करना है तो वो सभी एक्सटर्नल लाइबिलिटी। जनरल एंट्री क्या होगी उन सभी को ट्रांसफर करने की? एंट्री अभी आप लोगों ने ही बताई, क्या बताई? सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ आप सन्ड्री लाइबिलिटीज में जो भी लाइबिलिटी आपके बिजनेस में हो उन सबके नाम को ओपन कर देंगे। जैसे मान लीजिए क्रेडिटर, डेटर, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, बिल्स पेबल,
या फिर बैंक लोन है आपके बिजनेस में, तो आप सभी के लिए क्या एंट्री बनाएंगे? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, जो जो आउटसाइड लाइबिलिटी है, या किसी का लोन है, मान लीजिए किसी पार्टनर के रिलेटिव ने ही लोन दे रखा है, तो उस पार्टनर के रिलेटिव के नाम को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे टू रियलाइजेशन, ये एंट्री बन जाएगी। बीइंग ऑल द लाइबिलिटीज अकाउंट क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये इसकी क्या हो जाएगी? नरेशन हो जाएगी। क्लियर सभी को? नरेशन मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगी, सिर्फ ओरली आपको बता रही हूँ। ये नरेशन आपको सभी को पता है कि किस तरीके से हमें लिखना है। ये तो प्रोसेस हो गया ट्रांसफरेशन का। अब बैलेंस शीट में और क्या होते हैं? रिजर्व। तो जनरल रिजर्व को हम कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसे हम ऐसे ही पार्टनर्स के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके उनके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में किया है। प्रीवियस चैप्टर्स में हमने क्या जनरल एंट्री बनाई है? जनरल रिजर्व के डिवाइडेशन की एंट्री बनी है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वो पार्टनर्स के अकाउंट में क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। सेम वही प्रोसेस हम यहाँ भी करेंगे, लेकिन अदर रिजर्व को आप यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। उसमें ऑप्शन होता है, वो हम जब क्वेश्चन आएंगे तब डिस्कस करेंगे। आप अदर रिजर्व को इसी अकाउंट में ट्रांसफर करें तो ज्यादा सही रहता है। अदर कौन कौन से रिजर्व होते हैं? अदर रिजर्व में आ जाते हैं आपके वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। उन सभी रिजर्व को आप, उधर से एक और रिजर्व होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी जो होते हैं वो भी हम इसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो जनरल रिजर्व को छोड़कर बाकी जितने भी रिजर्व हैं उन्हें हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और उनके ट्रांसफरेशन की क्या एंट्री बनेगी? उनके ट्रांसफरेशन की एंट्री भी यही बनेगी। मान लीजिए वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है हमारी बैलेंस शीट में, तो जनरल एंट्री बनाएंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर आपके क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है तो तब भी यही एंट्री बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। क्लियर सभी को? ये सभी रिजर्व हम ट्रांसफर कर देंगे एक्सेप्ट जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को हम कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जनरल रिजर्व पार्टनर्स के बीच में उनके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, डायरेक्टली उनके अकाउंट में क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। क्लियर? अब प्रोसेस क्या होगा? हमने एसेट्स के अकाउंट को क्लोज किया और उनके बैलेंसेस को कहाँ ट्रांसफर कर दिया? रियलाइजेशन अकाउंट में। फिर हमने लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज के अकाउंट को क्लोज किया और उनके बैलेंसेस को कहाँ ट्रांसफर कर दिया? रियलाइजेशन अकाउंट में। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा उसमें सभी एसेट्स को सेल किया जाएगा और सेल करते ही हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी? नॉर्मली जब हम कोई एसेट सेल करते हैं तो क्या एंट्री बनाते हैं? जरा कोई बता सकता है? मान लीजिए मैंने मशीन सेल की, तो व्हाट विल बी द जनरल एंट्री? सोल्ड मशीनरी फॉर कैश, कैश और बैंक कैश अकाउंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, टू कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। हम जनरली यही एंट्री बनाते हैं ना कि कोई भी एसेट सेल हुई तो हम उस पर्टिकुलर एसेट के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और कैश और बैंक अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट। लेकिन ये जो प्रोसेस चल रहा है इसमें हम सभी एसेट्स के अकाउंट क्या कर चुके हैं? क्लोज कर चुके हैं और उन बैलेंसेस को हम कहाँ ट्रांसफर कर चुके हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। तो अब जब भी एसेट सेल होगी तो उसका ट्रीटमेंट रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू होगा। एसेट के अकाउंट बंद हो चुके हैं, अब हम जो भी अमाउंट एसेट को सेल करके रिसीव करेंगे जनरल एंट्री बनाएंगे बैंक और कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ एसेट का नाम ना आकर किसका नाम आएगा? रियलाइजेशन का। ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि हमारी सभी एसेट्स के अकाउंट क्या हो चुके हैं? क्लोज हो चुके हैं और उनके बैलेंसेस को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं। यहाँ पर हम नरेशन क्या देंगे? बीइंग एसेट सोल्ड।
फॉर कैश। लिखना चाहे फॉर कैश तो लिखते हैं, नहीं लिखना चाहे तो भी ये कैश और बैंक अकाउंट बता रहा है कि ये कैश और ये जो एसेट है वो कैश में ही सेल हुई। क्लियर हुआ सभी को? हमने रियलाइजेशन एक वर्ड क्यों लिखा? क्योंकि हमारी जो फर्म है वो बंद हो रही है और उसके सभी अकाउंट को हम क्लोज करके उसका बैलेंस रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं, और चूंकि हम उनका बैलेंस रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हैं तो अब उन्हें सेल करने से जो अमाउंट रिसीव होगा उसका ट्रीटमेंट हम किस अकाउंट के थ्रू करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। तो जनरल एंट्री हमारी क्या बनेगी? बैंक और कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब आपने एसेट्स को सेल किया और साथ ही साथ अब आपको क्या करना है? उन सभी आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट करना है जिन लायबिलिटीज को आपने इस अकाउंट में ट्रांसफर किया है। यानी कौन सी लायबिलिटीज हमने इस अकाउंट में ट्रांसफर की है? आउटसाइड लायबिलिटी। तो क्वेश्चन में कहा जाए या ना कहा जाए, आपको आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट करना ही है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में इंडिकेशन होता है कि हाँ क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है, बिल्स पेबल पे करने हैं, लेकिन बैंक लोन के बारे में कुछ नहीं दिया जाता। तो स्टूडेंट को लगता है कि इसका पेमेंट नहीं करना। अपने आप लॉजिकली सोचना है कि फर्म क्लोज हो रही है यानी जितनी लायबिलिटीज है सभी का हमें पेमेंट करना है, और जैसे ही हम पेमेंट करेंगे जनरल एंट्री क्या बनेगी? कोई भी बता सकता है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। हाँ, वेरी गुड, रिवर्स एंट्री हो जाएगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। अब यहाँ हम किसी का नाम नहीं लिखेंगे कौन सी लायबिलिटी थी। जो पेमेंट होते जाए, जैसे क्रेडिटर के 20,000 पे हुए तो उन क्रेडिटर्स के अमाउंट के 20,000 हम उसी अकाउंट में शो कर देंगे। अमाउंट उसी का रहेगा, जितना पेमेंट हो रहा है वो अमाउंट यहाँ आएगा, लेकिन नाम क्रेडिटर या किसी और लायबिलिटी का नहीं आएगा। बीइंग आउटसाइड लायबिलिटी पेड। ठीक है, अब इसमें कोई सी भी लायबिलिटी हो सकती है। तीन लायबिलिटीज है तो तीनों बार यही एंट्री आप रिपीटेडली बनाए। ठीक है, क्या एंट्री बनेगी? मान लो क्रेडिटर पेमेंट हुआ तब भी यही एंट्री बनेगी, बैंक लोन पे करेंगे तब भी यही एंट्री बनेगी, अगर ओवरड्राफ्ट पे करेंगे उस कंडीशन में आपको ये एंट्री बनानी है। मीन्स जब हम आउटसाइड लायबिलिटी जिस लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तब उस कंडीशन में आपको यही एंट्री बार बार प्रिपेयर करनी है। अब इसके बाद कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी होती हैं बिजनेस में। वो कौन सी एसेट होती हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स? वो एसेट्स जिनको हमें हमें बैलेंस शीट में नहीं मिलती और जिनका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, पर हमें पता चला कि अभी भी वो हमारे पास स्क्रैप में है, और अगर हम अब चूंकि हमारी फर्म बंद हो रही है तो हम उन्हें सेल करेंगे तो उनसे हमें अमाउंट रिसीव होगा। तो हम उन्हें ट्रांसफर तो नहीं करेंगे क्योंकि वो बैलेंस शीट में थी ही नहीं, लेकिन जो उनको सेल करने से अमाउंट रिसीव होगा उसे तो हम बुक्स में शो करेंगे ना। तो उसके लिए हम क्या एंट्री बनाएंगे? क्या बताइए? अगर किसी अनरिकॉर्डेड एसेट को हम सेल करते हैं और उससे अमाउंट रिसीव होगा तो क्या एंट्री बनेगी? बताइए, कोई बता सकता है? अमाउंट रिसीव हो रहा है, मैं बताती हूँ। एंट्री बनेगी अमाउंट रिसीव हो रहा है तो क्या एंट्री बनेगी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि कैश फर्म में आ रहा है। टू, अब ये मत लिख देना, नॉर्मली हमारी आदत होती है कि किसके थ्रू आ रहा है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट का अकाउंट हमें ओपन नहीं करना, बंद है, वो तो खुला ही नहीं था हमारी बुक्स में, हमें तो उससे पैसा मिल रहा है। तो जो अमाउंट उस एसेट को सेल करने से आ रहा है उसे हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री बनेगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। यही एंट्री हमने कब बनाई थी? ध्यान होगा जब हमने अदर एसेट को सेल किया था, जिनका रिकॉर्ड था, उनको सेल करने पर भी हमने यही एंट्री बनाई, और अनरिकॉर्डेड एसेट को सेल करने पर भी हमने यही एंट्री बनाई।
बस हम नरेशन में लिखेंगे, क्या नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग अनरिकॉर्डेड असेट सोल्ड। यहाँ नरेशन आपको बताएगी ये कौन सी एसेट है जो अनरिकॉर्डेड है, ठीक है। ऐसे ही अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज भी हो सकती है, वो लाइबिलिटीज जिनका बैलेंस शीट में जिनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एट ए टाइम हमें पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा बिजनेस क्लोज हो रहा है। तो ऐसी लाइबिलिटीज को जब आप पे ऑफ करेंगे तो उनको हमने ट्रांसफर तो नहीं किया, लेकिन जब हम पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री बनाएंगे, पेमेंट करते ही हम एंट्री बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, इसी की रिवर्स हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। और नरेशन में आप क्या शो करेंगे, बीइंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पेड। तो इस तरीके से ये एंट्रीज आपको जितना भी प्रोसेस करना है सेल करने का या पेमेंट करने का, वो किसके थ्रू करना है, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। अभी इसमें कुछ और एंट्रीज भी रिमेनिंग है, बट आपका टाइम खत्म हो रहा है, तो इन एंट्रीज को कल हम फिर से डिस्कस करेंगे। आज के लिए मैं बस यहीं पर आपको जो जितना पार्ट बताया इसको आप लोग रिवाइज करेंगे, यहीं तक मैं आपको बताऊंगी, कल आगे की एंट्रीज आपको